वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स का पेटी सेट नंबर 8। दोस्तों, यदि आपने पहले के 7 पेटी सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। और यदि दोस्तों आप इन पेटी सेट की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको हमारे इन सभी जो प्रैक्टिस सेट है उनकी PDF और अन्य भी यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की PDF मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। उस पर आपको सभी जो स्टडी मटेरियल हैं वो हमारे मिल जाएंगे। और शुरुआत करते हैं हम आज के प्रैक्टिस सेट की। तो इसका पहला क्वेश्चन है, दाब प्रवणता का SI मात्रक है। देखिए, जो दाब प्रवणता होती है वो होती है dP/dx। तो हम जानते हैं जो यानी कि जो प्रेशर होता है, दाब, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो नीचे अपॉन में dx दिया हुआ है, इसका मतलब यानी कि विस्थापन है यानी दूरी है, तो इसे मीटर से और गुणा कर देंगे नीचे की तरफ। तो इसका जो हमारा मात्रक निकल कर आएगा वो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि न्यूटन मीटर की पावर -3 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डुबोई हुई यानी छड़ी किस संवर्ती के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। यानी दोस्तों, पानी के अंदर यदि अपन किसी छड़ को डुबो देते हैं यानी इस प्रकार से, तो ये छड़ होती है वो हमें कुछ यानी मुड़ी हुई दिखाई देती है। यानी कि जो वास्तविक नहीं होती है, यानी कि जो वास्तविक जगह होती है वहाँ से कुछ यानी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये किस कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस छड़ से यानी जो निकलने वाली किरण होती है वो सीधे न जाकर के जो इसका अभिलंब होता है इससे कुछ दूर हट जाती है, क्योंकि विरल माध्यम में जाकर जो किरण होती है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस कारण जो ये छड़ होती है हमें वह मुड़ी हुई दिखाई दे, तो इसका कारण होगा प्रकाश का अपवर्तन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय त्वरण है। देखिए, जो अपकेंद्रीय त्वरण होता है वह क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, एक नियत सदिश है, एक नियत अदिश है, यानी परिमाण परिवर्तनकारी सदिश है, या नियत सदिश नहीं होता। देखिए, जो अपकेंद्रीय त्वरण होता है वो एक सदिश राशि तो होती है लेकिन नियत नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियत सदिश नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय पर संरक्षित आंतरिक बलों द्वारा किया गया कार्य का जो ऋणात्मक मान है वो किस में परिवर्तन होता है। यानी दोस्तों, कोई निकाय दिया हुआ हमें और इसके जो आंतरिक बल होते हैं यानी आंतरिक बल यानी जैसे सहसंयोजक बल होते हैं और जो टक्कर के कारण भी जो बल उत्पन्न होते हैं, जो आंतरिक बल होते हैं संरक्षित आंतरिक बल, उसके द्वारा जो किया गया कार्य का जो ऋणात्मक मान होता है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में समाहित हो जाता है। यानी कि जो कोई निकाय है उसका कोई आंतरिक संरक्षित कार्य किया जाता है तो वह उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में समाहित होता है। दोस्तों, याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घूमते हुए लट्टू का किसी घूमते हुए लट्टू का अक्ष फर्श पर शंकु के रूप में अपने संपर्क बिंदु में से ऊर्ध्वाधर के चारों ओर घूमता है। ऊर्ध्वाधर के चारों ओर लट्टू के अक्ष की जो गति होगी वह होगी। यानी दोस्तों, जो लट्टू होता है वो लंबवत अक्ष से कुछ तिरछा घूमता है और इसका जो अक्ष होता है वह अक्ष जो इसका पृथ्वी के जो यानी सतह के लंबवत अक्ष होता है, फर्श के लंबवत, उसके चारों ओर घूमता है। यानी कि इस अक्ष के सापेक्ष जो लट्टू होता है वो चक्रण गति करता है और इसका जो अक्ष है वह जो पृथ्वी का लंबवत अक्ष है उसके चारों ओर गति करता है। तो यह जो गति होती है पुरस्सरण गति होती है। तो याद रखना, जो लट्टू की गति होती है वो होती है पुरस्सरण गति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने यानी बिंदु तक द्रव्यमान को ले जाने में किया गया कार्य है। यानी दोस्तों, हम गुरुत्वीय क्षेत्र होता है वो संरक्षित क्षेत्र होता है, यानी जो गुरुत्वीय बल होता है वो संरक्षित बल होता है। तो उसके द्वारा यानी कि है गुरुत्वीय क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जो किया गया कार्य होता है वो अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं पर निर्भर करता है, न कि पूरे पथ पर निर्भर करेगा। यानी यह गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई 2 बिंदु है, इस पर कोई द्रव्यमान है उसको एक तो इस मार्ग द्वारा लाया जाता है, एक बार इस मार्ग द्वारा लाया जाता है और एक बार इस मार्ग द्वारा लाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो तीनों मार्ग है उन दोनों में किया गया कार्य होगा वो समान होगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल के अंदर जो
किया गया कार्य होता है वो अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं पर निर्भर करता है, न कि उसके पथ पर यानी मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, यानी जो अंतिम बिंदु है इन्हीं पर निर्भर करेगा। क्योंकि जो गुरुत्वीय बल होता है वो होता है संरक्षी बल, संरक्षी बल में जो किया गया कार्य होता है वो अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरूपक प्रतिबल संबंधित है, यानी दोस्तों अपरूपक जो विकृति होती है या अपरूपक प्रतिबल होता है वो जो वस्तु की आकृति होती है उससे संबंधित होता है। यानी कि जो अपरूपक वो विकृति क्या होती है कि किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति, यानी किसी वस्तु पर अपन बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में कितना परिवर्तन होता है, उसके यानी आकृति की अगर विकृति निकालते हैं तो उसे अपन बोलते हैं अपरूपक विकृति। तो अपरूपक प्रतिबल जो संबंधित होता है वो होता है वस्तु की आकृति से। तो दोस्तों याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, यानी दोस्तों यानी कोई शुद्ध जल है उसके अंदर अपन यानी साबुन या डिटर्जेंट डाल दिया जाता है तो जो जल होते हैं उसके अणुओं के मध्य जो सहसंजक बल होता है वह कम हो जाता है। इनकी जो सहसंजक बल होता है अणुओं के मध्य वह समान पदार्थों के मध्य लगता है और यह जब शुद्ध होता है तभी अधिक होता है, तो इसी के कारण इसका पृष्ठ तनाव रहता है। लेकिन जब इसमें डिटर्जेंट या साबुन मिलाया दिया जाता है तो इसके जो आपस जो अणु के मध्य सहसंजक बल होता है उसके मान में कमी आ जाती है, यानी इसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो भी घट जाता है। क्योंकि जो पृष्ठ तनाव होता है वो होता है सहसंजक बलों के कारण उत्पन्न होता है और साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर जो अणु का सहसंजक बल होता है वो कम हो जाएगा, यानी इसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है जाड़ों की जो रातें होती हैं अत्यधिक ठंडा पड़ने पर पाइप फट जाते हैं क्योंकि, यानी दोस्तों जाड़ों के समय जो पानी के अंदर यानी जो पाइप होती हैं उनके अंदर जो पानी होता है वह उसकी बर्फ़ जमने के बाद उसका जो आयतन होता है उसमें वृद्धि होती है। क्योंकि जो पानी का आयतन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि इसके टेम्परेचर में कम नहीं करेंगे तो इसके वॉल्यूम में वृद्धि होगी और वो टेम्परेचर को बढ़ाने पर भी इसके वॉल्यूम में वृद्धि होगी। लेकिन जो टेम्परेचर को यदि बढ़ाएंगे तो वह द्रव्यावस्था में होता है तो उसका जो वॉल्यूम में प्रसार होगा वो उसके साइडों में बढ़ जाता है। लेकिन बर्फ़ के यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस यानी बर्फ़ जम जाती है और इसका जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो यह पाइप यानी फटता ही है, यानी कि जो साइडों में इसका प्रसार नहीं हो पाता तो अपने वॉल्यूम को प्रसार करने के कारण जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमने के बाद पानी का जो आयतन बढ़ता है, यानी कि जो पानी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में जम जाता है और जैसे इसका टेम्परेचर और कम होगा तो उसके आयतन में वृद्धि होगी और आयतन को में वृद्धि करने के लिए जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं क्योंकि उसे पर आयतन में वृद्धि होने पर पर्याप्त आयतन नहीं मिल पाता तो इसके कारण पाइपों को फाड़ देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो दोस्तों हमें पूछा है यानी कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो हम जानते हैं जो धातु होती है उसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। दोस्तों जो कठोर होती हैं हमारी यानी कठोर वस्तु होती हैं धातु होती हैं उनके अंदर तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है और उसके बाद में द्रव्य में होता है और सबसे कम जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है गैस में। तो दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पदार्थ के यानी यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का है। यानी दोस्तों ऐसा दर्पण कौन सा है जिसके सामने कहीं पर भी खड़े हो हमें जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा दिखाई दे। तो दोस्तों ये दो प्रकार के एक तो उत्तल प्रति दर्पण होता है एक समतल दर्पण होता है। इन दोनों दर्पण में ही दर्पण के सामने यानी हम कहीं पर भी खड़े हो या वस्तु को रखें तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समतल या और उत्तल दर्पण है उसके सामने कितनी ही भी दूरी पर आगे खड़े होकर देखें तो हमारा जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो हमें सीधा ही दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं। देखिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर जो प्रेरण का प्रभाव होता है उसके आधार पर कार्य करते हैं। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो कुंडली होती है दो कुंडली
उनमें क्या होता है कि वोल्टेज के मान में परिवर्तन होने के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह उत्पन्न होता है पहले में तो। और दूसरी कुंडली में क्या होता है, इसका जो चुंबकीय फ्लक्स में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे उसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज का मान प्राप्त होता है। तो वोल्टेज में परिवर्तन होता है यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसी के कारण यानी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो सकता है। जो केवल दिष्ट धारा होती है उसके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स है वो उत्पन्न नहीं होता, यानी प्रेरण का प्रभाव नहीं दिखाता। तो जो केवल प्रत्यावर्ती धारा होती है उसी के लिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो कार्य करते हैं। जो ट्रांसफार्मर कार्य करेंगे केवल प्रत्यावर्ती धारा पर करेंगे, क्योंकि दिष्ट धारा में वोल्टेज हमेशा समान होती है और वोल्टेज के मान में परिवर्तित न होने के कारण जो पहली कुंडली में है उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा। यदि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा तो जो दूसरी कुंडली होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी दिष्ट धारा में ही जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो उत्पन्न होता है। अब है एक शक्तिशाली चुंबक सभी पदार्थों को आकर्षित करती है, केवल लोहा एवं उसकी मिश्रित धातुओं को आकर्षित करती है। केवल लोहा एवं उसकी मिश्रित धातुओं को आकर्षित करती है किंतु प्रतिकर्षित नहीं और कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो हमारी शक्तिशाली चुंबक होती हैं वो केवल लोहा एवं उनसे मिश्रित धातुओं को आकर्षित ही करती हैं, लेकिन प्रतिकर्षित कभी नहीं करती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी वाला अधिक माना जाएगा, यानी कि किंतु प्रतिकर्षित नहीं। यानी कि दोस्तों प्रतिकर्षित वह कभी भी नहीं करती, यानी कि आकर्षित तो करती ही करती हैं लेकिन ये बात भी बताई गई है कि प्रतिकर्षित नहीं। तो इसका ज़्यादा ऑप्शन सही माना जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन दोस्तों अपन देखें तो बी वाला भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी ऑप्शन में एक और कथन दिया हुआ है वो जो भी सत्य है। तो इसका ज़्यादा सही उत्तर माना जाएगा वो होगा सी, यानी यह केवल लोहा एवं उनसे मिश्रित धातुओं को आकर्षित करती है लेकिन प्रतिकर्षित कभी नहीं करती, यानी कि केवल आकर्षित ही करती है। और तीसरे कथन में प्रतिकर्षित वाली बात नहीं बताई गई, तो अपन सी को राइट मानेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार के तार किस प्रकार के कंपन उत्पन्न करते हैं। देखिए जो सितार के तार होते हैं उसमें जो कंपन होते हैं वो इस प्रकार से उत्पन्न होता है। जो प्राथमिक यानी पहला कंपन होता है वो इस प्रकार से होता है और कुछ समय बाद दूसरा कंपन होता है वो इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों जो कंपन होते हैं वो होते हैं अप्रगामी अनुप्रस्थ, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग होती है उसके अंदर क्या होते हैं, अणु होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। तो सितार के अंदर ऐसी होती है कि जो सितार होते हैं वो जो संचरण की दिशा होती है उसके लंबवत गति करते हैं। और ये तो दोस्तों तरंगें होती हैं, यानी कि एक स्थान पर अधिकतम यानी कि होते हैं विस्थापन उत्पन्न होता है और एक पर यानी विस्थापन नहीं होता, वो होती है अप्रगामी तरंगें। तो जो जो तरंगें हो जाएंगी वो हो जाएंगी अप्रगामी अनुप्रस्थ कंपन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होते हैं। दोस्तों जो मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है उनका कार्य क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा की जो उच्च वोल्टेज है उसको निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करना, यानी यह अपचाई ट्रांसफर का कार्य करते हैं। यानी कि जो हमारे जो घर में जो सप्लाई होती है उसकी वोल्टेज का मान उच्च होता है और जो चार्जर क्या करता है कि इस वोल्टेज को यह बिल्कुल अल्प कर देता है, यानी कि मोबाइल चार्ज करने के लिए हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो जो चार्जर का काम क्या होता है कि उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करना, यानी कि यह वोल्टेज को कम करता है यानी अपचाई ट्रांसफर हो जाएगा। यदि वोल्टेज को बढ़ाता तो इसको अपन अपचाई ट्रांसफर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब एक अदिश राशि है क्योंकि। देखिए दोस्तों दाब होती है वो अदिश राशि है क्योंकि यह एक अभिलंब बल है और ये जो एरिया होता है उसका क्षेत्रफल होता है। यदि इस पर कोई तिरछा बल लगाया जाता है तो भी हम इसका जो अभिलंब वाला घटक होता है इसका वही लेते हैं। और क्योंकि यह अभिलंब वाले बल के घटक और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। और दोस्तों ये जो बल होता है यह भी सदिश होता है और क्षेत्रफल भी सदिश होता है। जब दो सदिशों का अनुपात निकालते हैं तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। तो दाब होता है वह एक अभिलंब बल के घटक और क्षेत्रफल का अनुपात होने के कारण क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिलंब बल और घटक। दोस्तों यहाँ पर याद रखना अभिलंब बल होता है यानी कि जो दाब होता है वह हमेशा अभिलंब बल को होता है उसी के कारण उत्पन्न होता है। यदि इस पर बल इस प्रकार लगाया जाएगा तो इस बल का जो अभिलंब वाला घटक लेंगे उसी के कारण ही इस पर दाब उत्पन्न होगा। यदि इस पर इस प्रकार बल लगाया जाए तो इस सतह पर कोई भी दाब उत्पन्न नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखना यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ है, यानी दोस्तों हमें कोई पदार्थ दिया हुआ है, इसकी ऊष्माधारिता अनंत है, यानी कि इसको ऊष्मा ग्रहण करने की जो क्षमता है वह अनंत होती है, तो इसका अर्थ है, यानी दोस्तों इसका अर्थ है यानी कि इसकी ऊष्मा ग्रहण करने की जो क्षमता है वह अनंत है, यानी कि इसको कितनी भी ऊष्मा दी जाए, चाहे अनंत ऊष्मा दे दे तो भी इसका जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में परिवर्तित देने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही अपन ऊष्माधारिता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है कि ऊष्माधारिता अनंत है, यानी को अनंत ऊष्माधारिता दे देंगे तो भी इसका जो टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस भी परिवर्तित नहीं होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे ऊष्मा ली जाए या छोड़ी जाए। यानी इसकी ऊष्माधारिता है, इसका मतलब यही है कि ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक यानी अनंत है, तो अनंत ऊष्मा देने पर भी उसके ताप में कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पदार्थ के सभी प्रकार से समरूप 3 धातुओं की छड़ें चित्र अनुसार जुड़ी हैं, तो सिरों पर तापों का सांकेतिक रूप रखा गया है। तो ऐसे मानते हुए कि छड़ों की वक्र सतहों से ऊष्मा का कोई क्षय नहीं होता है, तो x का मान होगा। तो देखिए x पर जो टेम्परेचर उसका मान पूछा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें 3 समरूप छड़ दी हुई हैं और इनके सिरों पर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसके दो मिलन बिंदु है यानी एक्स पॉइंट है, इस पर हमें टेम्परेचर निकालना है। देखिए जो छड़ होती हैं वो धातु भी इनकी समान है और लंबाई और यानी कि सभी रूप से यह समरूप है, यानी इसकी लंबाई भी समान है और इसकी मोटाई भी समान है। तो हमें इस पर एक्स पर यानी निकालना है, तो समरूप होने के कारण जो इस पर एक्स पर टेम्परेचर होगा वो इन तीनों शेयरों के औसत के बराबर होगा। तो इनका औसत निकालेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 90 + 0/3, तो निकल कर आ जाएगा 180/3 यानी कि 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो एक्स पॉइंट पर जो ताप होगा हमारा वो होगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस के तापमान में की वृद्धि संभावना है, यानी कि तापमान में वृद्धि की संभावना ऊष्मा प्रदान किए बिना, यानी दोस्तों में बताया जा रहा है कि ऊष्मा प्रदान किए बिना ताप में वृद्धि की जा रही है। तो दोस्तों हम जानते हैं ताप में वृद्धि कब होती है, जब आयतन में प्रसार होता है तो टेम्परेचर में कमी होती है, लेकिन जब संपीड़न होता है यानी कि आयतन में कमी होती है तभी उसके तापमान में वृद्धि होती है। और दूसरी बात क्या है कि ऊष्मा प्रदान किए बिना, यानी कि ऊष्मा के मान को नियत रखा रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है रुद्धोष्म प्रक्रम है, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में जो ऊष्मा होती है वो नियत रहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म संपीड़न, यानी रुद्धोष्म से हमारी अर्थ यह है कि ऊष्मा प्रदान किए बिना यानी ऊष्मा को नियत रखा जा रहा है, और संपीड़न से मतलब यह है कि उसके तापमान में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जब किसी यानी कि वॉल्यूम का संपीड़न कम होता है यानी संपीड़न होता है या उसके आयतन में कमी होती है तभी उसका जो टेम्परेचर होता है उसके मान में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि इसके दाब एवं ताप, यानी हमें यह बताने कि दाब और ताप को कैसा रखा जाए तब उसकी जो वास्तविक गैस होती है वो आदर्श गैस की व्यवहार यानी कि भांति व्यवहार करें। तो दोस्तों यदि अपन उसके दाब को तो न्यूनतम में और ताप को उच्च रखेंगे तभी जो हमारी वास्तविक गैस होती है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दाब को निम्न रखेंगे और ताप को उच्च रखेंगे तब जो हमारी आदर्श गैस होती है, जो वास्तविक गैस होती है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगला क्वेश्चन है, यदि मानव हृदय की आवृत्ति 1.25 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में धड़कने यानी हृदय के धड़कने की संख्या होगी। यानी दोस्तों हमें दी हुई है आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होती है 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या या धड़कन की संख्या, यानी 1.25 दी हुई है और हमें 1 मिनट में पूछी है यानी 60 सेकेंड में पूछा है। तो 60 सेकेंड में यदि अपन निकालेंगे तो सॉरी यानी 60 सेकेंड में निकालेंगे तो 1 सेकेंड में 1.25 है, तो 60 सेकेंड में 1.25 को 60 से मल्टीप्लाइंग कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 75, यानी 1 मिनट के अंदर जो हृदय के धड़कनों की संख्या होगी वो हो जाएगी 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्प्रिंग के दोलन का
जो आवर्तकाल है वह पृथ्वी पर 22 सेकंड है। यदि इसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। यानी दोस्तों हमें स्प्रिंग का आवर्तकाल पृथ्वी पर दिया है 12 दिया हुआ है सेकंड है, और हमें चंद्रमा पर पूछ रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो स्प्रिंग का आवर्तकाल होता है वो होता है टी पाई बराबर, यानी टी बराबर होता है 2 पाई कोष्टक में एम अपॉन के। यानी यह जो इससे जो स्प्रिंग के अंदर जिस दो द्रव्यमान के कारण कंपन होता है या उस पर निर्भर करेगी, और जो स्प्रिंग का जो नियतांक होता है यानी स्प्रिंग की नियतांक होता है उस पर निर्भर करती है। इसका जो आवर्तकाल होता है वो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी पर निर्भर नहीं करता है। तो जो चंद्रमा पर भी जो इसका आवर्तकाल होगा दोस्तों 12 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि दोस्तों हमें एक लोलक आवर्तकाल पूछा, यानी कि लोलक का दिया होता है, यानी पृथ्वी पर तो 12 देता है और चंद्रमा पर पूछता तो दोस्तों इसका चंद्रमा पर जो आवर्तकाल हो जाता है वो कम हो जाता है। वो कितना कम होता है कि जो लोलक आवर्तकाल होता है वो होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। यानी जो आवर्तकाल होता है रूट जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जहाँ पर जी का मान अधिक होगा वहाँ पर आवर्तकाल कम होता है, और जहाँ पर जो जी अधिक होता है वहाँ पर लोलक का आवर्तकाल अधिक होता है। यानी जी का मान कम होने पर आवर्तकाल अधिक हो जाता है लोलक का। लेकिन दोस्तों जो स्प्रिंग का आवर्तकाल होता है वह उसके द्रव्यमान पर और स्प्रिंग नियतांक पर निर्भर करता है, बल्कि गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता। तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो सभी जगह समान होगा, चाहे पृथ्वी पर लिया जाए या चाहे चंद्रमा पर। तो इसका चंद्रमा पर भी आवर्तकाल हो जाएगा वो 12 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि की घटना का उदाहरण है। यानी दोस्तों प्रतिध्वनि होती है वो किस घटना का उदाहरण है। यानी प्रतिध्वनि हमें किस कारण सुनाई देती है। यानी कोई भी ध्वनि अपन यानी कोई भी ध्वनि उत्पन्न होती है यदि वह किसी दिशा में चलती है, वो किसी पर्वत या किसी वस्तु या दीवार से यदि टकरा जाती है तो उसकी ध्वनि हमें वापस से सुनाई देती है, उसे ही अपन प्रतिध्वनि कहते हैं। तो यह जो उदाहरण होता है ये होता है ध्वनि के परावर्तन का, क्योंकि जो ध्वनि का जब परावर्तन होता है तो उसके द्वारा जो वापस ध्वनि लौटती है वही हमें सुनाई देती है, उसे ही अपन प्रतिध्वनि कहते हैं। तो जो प्रतिध्वनि होती है वो होती है एक परावर्तन की घटना होती है, यानी किसी वस्तु द्वारा ध्वनि का परावर्तन होता है उसी के कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होगा जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं। तो दोस्तों में ऑप्शन पहला दिया हुआ है कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरा है कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित है, या रगड़ने में की क्रिया में नया आवेश उत्पन्न हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है ए या बी दोनों। अब देखिए दोस्तों हमें ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक ही कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, और दूसरा दिया हुआ है कांच की छड़ धनात्मक हो जाती है। दोस्तों दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि यानी कि यहाँ पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज में यानी कमी हो रही है। नेगेटिव चार्ज यदि इसमें से निकलेगा तो इसमें क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव निकलेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो छड़ पर तो जाएगा धनात्मक आवेश, और रेशम के कपड़े में यानी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के कारण यानी कि इलेक्ट्रॉन आवेश में अधिकता हो जाएगी तो वह ऋणावेशित हो जाएगी। तो जो हमारे दोनों ऑप्शन हैं वो राइट है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए व बी दोनों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी दोस्तों में एक चित्र दिया हुआ है ये, और इसके अंदर जो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है उसका मान निकालना है। अब देखिए दोस्तों ऊपर वाले जो दो प्रतिरोध हमें दिए हुए हैं वो श्रेणी क्रम में है, तो इस कारण यहाँ पर जो इस जगह जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो इनके योग के बराबर हो जाएगा 8 और 5 हम जानते हो जाएगा 13। अब देखिए दोस्तों जो 6 ओम वाला प्रतिरोध है और ये जो 13 ओम वाला प्रतिरोध हो जाएगा ये दोनों समांतर क्रम में है, यानी कि इनके दो सिर होते हैं दोनों के एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। तो 13 और 6 का समांतर क्रम में जुड़े होने का इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो निकलेगा 1/6 प्लस 1/13। इसका लघुत्तम हो जाएगा 13×6 = 78 यानी 78 हो जाएगा। फिर इसका बाद देंगे यहाँ पर हो जाएगा 13 और यहाँ पर आ जाएगा +6 यानी 78/19। तो दोस्तों ये हमारा निकल कर क्या आ जाएगा यानी
गुनी चौक छिहत्तर होता है, तो दोस्तों यानी 4.1 निकल कर आएगा। तो इन दो यानी कि यहाँ का जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 4.1, यानी कि अब ये जो 4.1 वाला हो जाएगा और ये 4 और 5 ये तीनों श्रेणी क्रम में है। तो इनको निकालने के लिए हम श्रेणी क्रम का यानी कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं। दोस्तों ये जो 3 प्रतिरोध हो गए इनका तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल कर आ गया 4.8 4.1। तो हमारे जो परिपथ हो जाएगा वो इस प्रकार बन जाएगा। जो बीच वाला इसका 4.1 आ गया, ये हमें 4 दिया हुआ है और ये हमें 5 दिया हुआ है चित्र से। तो इन तीनों को अपन जोड़ते हैं तो 5 4 9 जाएगा और 9 और 4 हो जाएगा 13, यानी कि 13.1 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आज के आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और फिर हमारा जो वीडियो हो बहुत अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप हम इस चैनल को शेयर करेंगे, जिसके सब्सक्राइब बढ़ेंगे, तभी हम मोटिव होंगे और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे और हमारा जो कार्यक्रम होगा रेगुलर रहेगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।